दुबे जी का और अमित जी का जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका मोटिव यही है कि किस तरीके से हम अपने व्यापारियों को ही नहीं, ग्राहकों को भी अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएं और पूरी की पूरी जानकारी जो है वो अपने ग्राहकों तक पहुंचाएं उचित रेट पर और सही मार्गदर्शक के साथ साथ। तो आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं अमित जी। मैं चाहूंगा कि बीसीएल के फाउंडर डायरेक्टर उमा शंकर दुबे जी इस सपनों के शहर को जो हमारी थीम है उसको शुरू करें और हमारे दर्शकों को उसका कैसे लाभ लेना है वो पूरा एक हमें दिखाएं। थैंक यू उमा शंकर जी, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी और तरुणा जी। देखिए, आज हम एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत। इस दिशा में हम पावर टीम के साथ काम करने जा रहे हैं। आमतौर पर जब हम घर का सपना देखते हैं तो शुरुआत होती है प्रॉपर्टी से कि हम प्लॉट्स खरीदें या फ्लैट्स खरीदें। लखनऊ में तो फ्लैट का ऑप्शन भी है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं। हम प्लॉट खरीदें तो कहां से खरीदें, प्राइवेट प्लॉट खरीदें, फ्लैट्स ले रहे हैं, मानक क्या है, रेरा अप्रूव है कि नहीं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिस पर शायद जो हमारे ग्राहक होते हैं उनके मन में सवाल होते हैं और उनको लगता है कि जो अपने सपनों का घर का जो हम सपना देख रहे हैं कहीं वो टूट ना जाए, इस पे वो बहुत फोकस होते हैं। तो सबसे पहले हम लखनऊ के हम ग्राहकों को बता दें जो अपने घर का सपना देख रहे हैं। लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ साथ आवास विकास प्लाट देने का काम करता है। रीसेल में भी इनके प्लाट मिलते हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे जो हमारे प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो भी काम करते हैं। और हमारे बीच में सर्वेश तिवारी जी आ गए हैं प्रॉपर्टी सेगमेंट से ही। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया मंच पर आए। सर्वेश जी का स्वागत है और विस्तार से सर्वेश जी इसके बारे में बताएंगे कि वास्तव में अगर हम अपने घर का सपना देख रहे हैं तो उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर कोई ग्राहक अपने घर का सपना देख रहा है सर्वेश जी, तो उसे बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत से ऐसे सवाल होते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि लखनऊ में अगर कोई अपने घर का सपना देख रहा है तो क्या क्या ऑप्शंस है उसके पास। गुड इवनिंग एवरीवन। सर, अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें या अपने सपने के घर की बात करें तो एज ए क्लाइंट हमें ये देखना चाहिए कि लीगल और टेक्निकल पेपर कितना क्लियर है और जो भी प्रॉपर अथॉरिटीज हैं, जैसे बेसिक अथॉरिटीज होती हैं, जिला पंचायत होता है, नगर निगम होता है, आवास विकास होता है या एलडीए होता है, तो वो मैप या वो नक्शा या वो जमीन वहां एथराइज्ड है या नहीं है। अभी थोड़ा सा परसेप्शंस आजकल चल रहा है बाजार में कि बहुत सारे एलडीए एक प्लान डिस्क्लोज करती है, मास्टर प्लान डिस्क्लोज करती है, तो कभी कभी क्या होता है हम एज ए क्लाइंट या एज ए इन्वेस्टर्स उस मास्टर प्लान के थ्रू नहीं जाते हैं। लाइक वो रेजिडेंशियल जोन है या कमर्शियल जोन है या इंडस्ट्रियल जोन है, वो हम उसको वर्कआउट नहीं करते हैं क्योंकि हम कभी कभी या तो खुद वर्क कर लेते हैं या खुद अपना दिमाग लगाते हैं, वहां पे किसी कंसल्टेंट का सहारा नहीं लेते हैं या किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट का सहारा नहीं, तो वहां पे चीजें हमारी फंस जाती हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर इस तरह का कोई भी प्लान कोई करता है एज ए इन्वेस्टर या एज ए क्लाइंट या एज ए इंडिविजुअल, तो ये जो बेसिक प्रोसेस है उसके थ्रू जाना चाहिए एज ए इंडिविजुअल। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। निश्चित तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास के प्लाटिंग के साथ साथ उनको फ्लैट के भी ऑप्शन है और प्राइवेट भी जो हमारे बिल्डर्स हैं वो देते हैं। तो निश्चित तौर पर मानकों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम मान लेते हैं हमारे जो ग्राहक है आपके माध्यम से उसने प्लाट खरीद लिया, अब बनाने की बारी आएगी। तो शिखर जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आर्किटेक्ट का क्या रोल होता है, क्योंकि मार्केट में तो गिट्टी बालू सीमेंट सारा चीज अवेलेबल है, फिर आर्किटेक्ट का रोल क्या आता है इसमें। गुड इवनिंग आप सबको मेरा नमस्कार। हम लोग बीइंग एन आर्किटेक्ट हम लोगों का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आप सपना देख रहे हैं, चाहे फ्लैट ले रहे हो, चाहे घर ले रहे हो या कोई और प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी में उसको बनाने में या उसको डेवलप करने में बहुत सारे वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर होगा, कारपेंटर होगा,
इलेक्ट्रीशियन होगा, प्लम्बर होगा, सामान प्रोवाइड करने वाले 10 लोग होंगे, जो सीमेंट प्रोवाइड करेगा, या आपने जैसे बताया मोरंग, बालू, गिट्टी। अब एक आर्किटेक्ट का रोल कहाँ आता है? एक तो सबसे पहले जो आप सपना देख रहे हैं, इंडिविजुअल क्लाइंट के हिसाब से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। एक फैमिली, एक छोटी फैमिली जिसमें दोनों हस्बैंड, जब इतनी सारी एजेंसीज हैं, तो एक जैसे मैं कह रहा था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पहले समझना। कोई एक छोटा फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, उनके लिए घर का मतलब बहुत डिफरेंट है। सुबह रात में वो सोने जाते हैं, उसके बाद सुबह अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। दिन में वो घर का यूटिलाइजेशन अलग तरीके से होता है। एक दूसरी फैमिली जिसमें कि घर में मान लीजिए बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं, जो पूरा दिन घर में रह रहे हैं, उनके यूटिलाइजेशन और उनके स्पेस का जो यूज है वो बहुत अलग होगा उस पहली वाली फैमिली से। उनके लिए जो पहली फैमिली थी जिनका की जॉब है सुबह 9 बजे से शाम को 5 या 6 बजे तक, शाम को रात में 6:30 या 7 बजे वो शाम को वापस आ रहे हैं, उनके लिए बेडरूम अच्छे से डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस फैमिली के लिए। तो शायद उनके ड्राइंग रूम, लिविंग रूम के एरियाज का स्पेस किस तरीके से बनना है, उसका मानक एक दूसरे फैमिली जो कि पूरा दिन घर में निकाल रही है, किचन पूरे दिन यूज हो रहा है, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया पूरे दिन यूज हो रहा है, फैमिली साथ में, बच्चे साथ में, तो एक जो डिजाइन का जो परसेप्शन है वो समझना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से क्लाइंट को समझाना। पहला स्टेज तो यही आता है डिजाइन करने का, आर्किटेक्ट का। उसके बाद जितने भी वेंडर्स आते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, उस सपने को जो हमने प्लान के या एलिवेशन के तरीके से हमने जो पेपर पे बनाया, उसको एज इट इज कंस्ट्रक्शन करवाना कि भाई एज इट इज वही चीज बन रही है कि नहीं, या जो 12 लोग और आ रहे हैं, 15 लोग और आ रहे हैं, या 20 लोग और आ रहे हैं, वो अपना दिमाग तो नहीं लगा रहे। क्योंकि एक आर्किटेक्ट क्लाइंट के साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस प्रोजेक्ट में जुड़ा रहता है। तो बीच में अगर किसी और ने, चौथे आदमी ने अचानक से कोई नई चीज बता दी, तो वो जो सपना जो हम पहले से देख करके चल रहे थे, बीच में कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाता है और शायद आउटपुट उस हिसाब से ना आए। पैसे जो लग रहे हैं, मान लीजिए आप एक अच्छा घर बना रहे हैं, 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए घर बनाने में आपको लग रहा है, तो वो पैसे सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही माध्यम से जितना काम हुआ है उसी के गुणवत्ता के हिसाब से वो पैसे दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे। बहुत सारे ऐसे मानक है जो एक आर्किटेक्ट ध्यान रखते हुए लोगों की हेल्प करता है घर बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद शिखर जी। लेकिन एक सवाल ये आता है, हमने प्लाट खरीद लिया है, हमने आपसे ड्राइंग भी बनवा लिया है, कई बार हम मकान बनाने के बाद फिर कोई बताता है कि वास्तु के हिसाब से आपका किचन सही नहीं है। तो आंचल जी, वास्तु का आर्किटेक्ट के माध्यम से आपने पूरी ड्राइंग बना दिया, वास्तु का क्या रोल होता है घरों के लेकर के? वास्तु का तो देखिए बेसिकली एक ये रोल है कि जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक नेचुरल लाइट, सनलाइट हम यूज कैसे करना है, वो हमें यूज करना, घर के प्लानिंग। तो हमारा काम आर्किटेक्ट जी के, शिखर जी के साथ में शुरू होता है कि जब हम प्लेसमेंट दे रहे हैं कि किस साइड में हमारा डायरेक्शन है। इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स रहते हैं कि साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, ये ईस्ट फेसिंग लेना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग अच्छा होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मेनली क्या है कि आपका डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन आप उसका जगह का प्लेसमेंट इस तरीके से करें कि वो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को, विंड फ्लो को यूज हम प्रॉपरली कर पाए। और जो हमारा सनलाइट है वो डे टाइम में हमारे किचन में या लिविंग एरिया में दिन में एक बार कहीं भी हमें अच्छी धूप मिल जानी चाहिए, जो हमारे नेचुरल रूटीन के लिए, घर के लिए रिक्वायरमेंट रहता है या जो भी जरूरत रहती है डे टू डे रूटीन के लिए। तो अब इसमें भी पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट लैंड ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, तो उसके लिए वास्तु के सोर्सेज अलग होते हैं। तो वो हमारे हाथ में है कि हम कहाँ पे कौन सी चीजें कब कहाँ कैसे डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्लैट पे जाते हैं तो फ्लैट के लिए फिर हमारा वास्तु डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ईस्ट फेसिंग लेंगे या वेस्ट फेसिंग लेंगे, ये फ्लैट हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अगर वैसा है तो उसके बाद भी इंटीरियर माइक्रो लेवल पर भी वास्तु को चेंज किया जा सकता है। तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन के साथ में हम उसको अकॉर्डिंग टू वास्तु सेट किया जा सकता है, छोटे छोटे ऑल्टरेशन के साथ। मतलब ये है कि वास्तु के हिसाब से हम जो भी फेस का, अगर हमने फ्लैट में, तो वास्तु बहुत आपके पास ऑप्शन नहीं होता है,
तो उसमें भी हम करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन कर सकते हैं ऑलराइट, क्योंकि जो इंटीरियर में हमें चेंजेस करने होते हैं, एक बार आपने घर खरीद लिया है और उसके बाद में अगर से मानिए कि जैसे यूजुअली बोला जाता है कि किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत रेयर मुश्किल है कि जिस टाइम प्लान करा था बिल्डर ने या जब टाइम प्लान किया गया बनाया गया सारी किचन साउथ ईस्ट में ही आ पाए, तो उस टाइम पे फेस ये किया जाता है कि खाना बनाते टाइम जो कुक करने वाला इंसान है उसका फेस ईस्ट में होना चाहिए। तो ये हमारे लिए इजी है, हम उसका ऑल्टरेशन अपने किचन में उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं और हम उस चीज को एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी आएगी न्यू की, बुनियाद की। जब हम घर का सपना देखते हैं तो उसकी बुनियाद शुरू होती है और बुनियाद से ही दीमक शुरू होता है। लखनऊ में आपने देखा होगा, बहुत से शहरों में है, दीमक ऐसी बीमारी है जो पूरी बिल्डिंग को खराब कर देती है। हमारे साथ आस्था माथुर जी, आप कैसे इस दीमक से आप निपटारा दिलाएंगे? सर, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं, इवन बहुत सारे आर्किटेक्ट्स भी हैं मैं जिनसे अभी रिसेंटली मिली हूँ, बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स भी हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि नींव से ही दीमक की शुरुआत हो जाती है। बहुत बड़ा मिथ है कि ऊपर से आ रही है, सीलन से आ रही है, बट ये भी मिथ है, सीलन से कभी दीमक नहीं आती है। एक बहुत बड़ी दीमक होती है जिसको हम रानी दीमक कहते हैं, वो कई किलोमीटर में एक होती है जो लाखों बच्चे पैदा करती है कई महीनों में। वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं और वो अंदर ही अंदर मूव करते हैं दीवारों के अंदर। तो जब हम अपने घर के छोटे छोटे ट्यूब्स देखते हैं तो हम सोचते हैं अरे दीमक आ गई, दीमक आना शुरू हो गई, बट ये नहीं पता होता कि दीमक तो नीचे से पहले से ही आ रही है, वो अभी आपको ट्यूब के जरिए दिखाई दे रही है। तो हमारा रोल तब से ही शुरू हो जाता है जब नींव पड़ती है। तो 3 स्टेजेस में काम होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जो बहुत सारे अवेयर भी होते हैं। तो अगर आप अवेयर हैं तो सबसे पहले आप नींव में दीमक का ट्रीटमेंट कराएंगे, जैसे हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कहते हैं। मान लीजिए अगर आप भूल गए, नहीं करा पाए, तो हमारी दूसरी स्टेज आती है जब हमारा प्लिंथ एरिया होता है, फर्श एरिया, प्लिंथ एरिया। रेड कलर के गट्टे आते हैं, ईंटों को तोड़ के जब फर्श से पहले, तब प्लिंथ एरिया होता है, उससे पहले भी होता है और उसके बाद भी होता है 3rd स्टेज में। और अगर तो भी आप भूल जाए तो पोस्ट में भी होता है, मकान बनने के बाद भी लाखों हजारों लोग काम कराते हैं। तो अगर आप कहते हैं ना नींव मजबूत कर लेंगे तो एक तो आप बहुत सारे नुकसान से बचेंगे। दीमक सब कुछ खा जाता है, लकड़ी, किताबें, कपड़े, बहुत सारी चीजें। सिर्फ जो मेटल होता है और कॉलम को नहीं खा पाता है, बाकी दीमक हर चीज में लग जाती है। तो अगर आप नींव से मजबूत करेंगे, 12 रुपए पर स्क्वायर फीट के हमारे रेट हैं प्री कंस्ट्रक्शन के, पर अपनी बीसीएल फैमिली के लिए हम 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट में करते हैं और पोस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे रेट हैं 10 रुपीज, लेकिन बीसीएल फैमिली के लिए 9 रुपीज करते हैं। और बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत छोटी कंपनीज भी हैं जो वारंटी नहीं देती हैं। हम प्री कंस्ट्रक्शन में 7 साल की वारंटी देते हैं और पोस्ट कंस्ट्रक्शन में 5 साल की वारंटी देते हैं। अगर इस बीच थोड़ी सी भी कहीं दीमक आ जाए तो बस एक कॉल करना होता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दोबारा से ट्रीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइनें और बोलना चाहूंगी। बहुत सारी कंपनीज कोविड में यूट्यूब के वीडियोस देके खुल जाती हैं कैसे भी, बट एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी खोलने के लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस लगते हैं, पढ़ाई लगती है और उसके बाद सर्टिफिकेट्स लगते हैं। तो वी आर फुल प्रूफ कि हमारे पास सारे के सारे रजिस्ट्रेशंस हैं। 20 साल पुरानी कंपनी है, ये मेरे फादर की कंपनी है, मेरी कंपनी नहीं है। 5 साल से मैं अपने फादर को हेल्प कर रही हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ, बट बहुत ज्यादा नॉलेज मेरे फादर को है। तो अगर किसी को भी कोई भी पेस्ट रिलेटेड, सिर्फ दीमक नहीं, पेस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बस एक कॉल करिए, मैं आपकी सारी दुविधाएं दूर करूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, प्लाट खरीद लिया, ड्राइंग भी करा लिया, वास्तु का भी हमने ध्यान दे दिया और आस्था ने दीमक का भी व्यवस्था कर दिया, मतलब उससे मुक्ति दिला दिया। हाँ जी। अब आ गई बात प्लाई की, क्योंकि जब दीमक नहीं है तो प्लाई काम करेगी। भाई दीमक में तो प्लाई करेगी नहीं काम, दीमक तो उसको भी निपटा देगा। अब आप बताइए, चूंकि आती है वाटरप्रूफ प्लाई, तमाम तरह की प्लाई को लेकर भ्रांतियां होती हैं, तो वास्तव में कौन सी प्लाई यूज करनी चाहिए, उसकी क्या टेक्नोलॉजी होती है? सर, हमारा काम स्टार्ट हो जाता है स्लैब से, वहां पर शटरिंग प्लाई यूज होती है।
शटरिंग प्लाई यूज होने के बाद चौखट यूज होती है, तो हम WPC की चौखट वहां पर लगवाते हैं। आजकल गवर्नमेंट्स के अंदर अप्रूव्ड हो गई है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो वहां पर WPC चौखट लग रही है। उसके बाद जब इंटीरियर का काम स्टार्ट होता है तो प्लाईवुड, फ्लश डोर्स, हमारे पास 25 साल की गारंटी के फ्लश डोर्स है जो प्योर वाटरप्रूफ रहते हैं। उसके बाद प्लाईवुड जो किचन बनती है, वार्डरूब्स बनते हैं, उसके अंदर हमारे पास हर थिकनेस का और हर साइज की MR ग्रेड, वाटरप्रूफ, फायरप्रूफ प्लाई सब अवेलेबल है। और जहां पर जो चीज लगनी होती है, अगर कहीं पर किचन है, किचन में वाटरप्रूफ प्लाई लगनी होती है तो हम रिकमेंड करते हैं वाटरप्रूफ प्लाई लगाए। वार्डरूब के अंदर MR ग्रेड प्लाई यूज होनी होती है, हम वहां पर रिकमेंड करते हैं MR ग्रेड की प्लाई यूज कराए। प्लाई हो गया, बोर्ड हो गया, एवरीथिंग। उसके बाद हमारे पास किचन एसेसरीज, वार्डरूब एसेसरीज, अच्छी अच्छी क्वालिटी की माइका, सब इंटीरियर ग्रेड सब क्वालिटी है। शिवानी जी, सुमित जी से हमने प्लाई ले लिया, अब वाटरप्रूफ प्लाई को हमने पता चला वार्डरोब में लगा दिया और नॉर्मल प्लाई को किचन में। नहीं ये सर, आप तो इंटीरियर डिजाइनर, आप बताइए क्या करना है। सर हम लोग प्लाई उसी हिसाब से यूज करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट जहाँ पे होती है। जहाँ पे वाटरप्रूफ प्लाई की रिक्वायरमेंट है वहां पे वाटरप्रूफ प्लाई का यूज करेंगे। जैसे किचन एरिया है, जो भी वेट एरिया है, उन सब जगह पे वाटरप्रूफ प्लाई का यूज होगा। और जो ड्राई एरिया है उस एरिया पे हम लोग जो है नॉर्मल प्लाई यूज करते हैं। इंटीरियर का काम जनरली बहुत लास्ट में आता है। प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर जो भी सामान आपने डेकोरेशन के लिए लिया है या आप डेकोरेट करना चाहते हैं अपने घर को, तो वो डेकोरेटिव आइटम्स हम परचेज करके उस जगह को डेकोरेटिव बनाते हैं। तो इंटीरियर का काम बेसिकली बहुत लास्ट का है। हम अभी लास्ट में फिर आपके पास आएंगे, इससे पहले हम विनीत शुक्ला जी के पास चलेंगे। विनीत जी, हम घर बना के तैयार कर देते हैं तो अपने हिसाब से बताते हैं कि AC कहाँ लगानी है, फिर इंटीरियर के पास बात आती है, फिर शिखर जी के पास बात आएगी तो तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है, खर्चे बढ़ते हैं। तो आपका रोल क्या है? मतलब अगर हम ड्राइंग के साथ AC का भी प्रोविजन दे सकते हैं या देते हैं या नहीं देते हैं, क्या तरीका है? सभी को मेरा प्रणाम। जब हम एयर कंडीशन का काम स्टार्ट करते हैं, पहला तो हर 100 स्क्वायर फीट पे 1 टन हमें रिक्वायर्ड होता है। हम जब भी काम करें, जब इंटीरियर हमारा हो रहा है, जब स्टार्टिंग हो, इलेक्ट्रिकल की वायरिंग हो रही होती हो, तब हमें एयर कंडीशन की पाइपिंग करा लेनी चाहिए। जहां पे आपने विंडो किया हुआ है, कारपेंटर से मिलके उसका फ्रेम साइज प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए और सभी को प्रॉपर टनेज के साथ चलना चाहिए और इससे आपका बहुत प्रॉफिट होगा। जैसे आप बाद में कराते हैं तो आपका इंटीरियर खराब होता है, तोड़फोड़ होती है और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं। अगर आप प्रॉपर टनेज लेके चलते हैं तो आपको ये सब समस्याएं नहीं होती हैं। यानी हमें ड्राइंग में ही प्रोविजन देना होता है हमेशा जब भी स्टार्ट हो, वर्किंग जब स्टार्ट हो रही हो तभी से एयर कंडीशन, क्योंकि आज की डेट में हर घर में एयर कंडीशन लगना है। हम जिसमें अभी नहीं लगा सकते हैं, आप उसमें पाइपिंग करके हम अभी छोड़ सकते हैं, आगे फ्यूचर में लगा सकते हैं। जिसमें आपको अभी जरूरत है आप उसमें तुरंत लगा सकते हैं। इसमें कई प्रकार की यूनिट्स आती हैं, आपके इंटीरियर के हिसाब से आर्किटेक्ट्स की मदद से हम मिलके उसको डिसाइड कर सकते हैं आपका घर कैसे सुंदर लगे। हम क्योंकि स्प्लिट आती हैं, हाई वॉल्स हैं, डक्टेबल हैं, कैसेट्स हैं, सीलिंग कंसील्ड हैं, वन वे कैसेट्स हैं, कई प्रकार के एयर कंडीशनर्स आते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी के साथ हॉट एंड कोल्ड भी आ रहा है, तो हम आपकी सुटेबल से पहले हम जानना चाहेंगे कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उस हिसाब से हम सजेशन देते हैं। यानी आपका काम और इलेक्ट्रिक का काम एक साथ चलता है? हाँ, दोनों एक साथ चलना चाहिए हमेशा। तो हम अनिल जी से बात करेंगे, उससे पहले हम धनंजय जी के पास आ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक का सेगमेंट आपके पास है। धनंजय जी, हमारा इलेक्ट्रिशियन हमारे हिसाब से बताता है कि 1 mm का या 2 mm का इतना का वायरिंग करनी है। कैसे? इलेक्ट्रिशियंस के साथ तो जाना ही नहीं चाहिए। मकान बना रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिशियन को सुनना नहीं है। आपके पास जब गुरु है तो फिर जरूरत क्या है? आर्किटेक्ट जब आपके पास है तो आपको जानने की जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रिशियन के पास। हम बताएं आपको 99% इलेक्ट्रिशियन वो ये नहीं जानते हैं कि अर्थिंग का पर्पस क्या होता है। उनको कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, वो या बहुत अगर उनको समझा ले गए तो उनका 0.75 से अर्थिंग दे दो। मानो बोला 8000 स्क्वायर फीट में मकान बन रहा है और अर्थिंग 0.75 से, ऐसा नहीं हो सकता। सर बताएंगे कम से कम 2.5 चाहिए उसके लिए। अच्छा ये बताइए, आप तो इलेक्ट्रिक की दुकान आपकी है,
आपको इतनी नॉलेज कहाँ से है? पढ़ने की आदत है। नहीं, मेरे आप father- आप दुकान खोलने से पहले क्या ट्रेनिंग लेके आए हो? जी, जब हम प्लेयर थे, नेशनल प्लेयर थे, उसके बाद जैसे मैं सोचा कि अब हमें शॉप पे बैठना चाहिए। जैसे ही शॉप पे बैठे, मेरे पापा ने कहा कि तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो? हम एकदम आचार्य, हम अब हो गए, बीएससी कर लिया, अब बैठना है मुझे। कह नहीं, तो उन्होंने मिलाया कैलकाटा फोन, दादा আমি प्रताप बोलचीस। हाँ भाई बताओ भाई। अरे अपने लड़के को भेज रहे हैं, इनको पंखा बनाना सिखाओ। यकीन मानिए, मैं फैक्ट्री में जैसे लेबर के वो चेयर, वो बेड पड़े रहते थे, उस बेड पे मुझे रखा गया। जबकि मेरे मामा का घर वहां कलकत्ता में था, उनको वहां नहीं जाना है तुम्हें, लेबर के संग रहना। 6 महीने मैंने रहे, मैं पंखा देख के बता सकता हूं कि ये कितनी हवा देगा। आई वॉज द फर्स्ट मैन जब मैंने कहा था BLDC पंखा जो है ये फेल हो जाएगा। आज देखिए आप, जो भी BLDC लगा रहे हैं खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं होगा। 45% वॉट से कम का पंखा सक्सेस नहीं है इंडिया में। अब आप एसी कहते हैं यार गर्मी आज ज्यादा, पंखा असर नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? एसी चला देते हैं। आपने 10 वॉट आप बचा रहे हैं, वहां पे 10 वॉट बिजली बचा रहे हैं पंखे से, और आप 1500 वॉट खर्च कर रहे हैं एसी का। तो 15 दिन अगर गर्मी खत्म हो रही है, 15 दिन ज्यादा आपने चला लिया, और गर्मी शुरू हो रही, 15 दिन पहले आपने एसी शुरू कर दिया, तो कितना खर्चा आपने किया। और दूसरा, मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ बताना चाहता हूं। अभी जो है ना एमसीबी और लगाते हैं, बहुत अच्छा बात है। एमसीबी में भी बहुत एक्यूरेशन चाहिए। अभी शिखर भैया बता सकते हैं, ज्यादा है, मैं भी बता सकता हूं, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। तो ये ना, इसको जब भी आप अगर कहां पे 6 वॉट की चाहिए एमसीबी, कहां पे 10 वॉट, कहां पे 32 वॉट, ये हमेशा आर्किटेक्ट से पूछ के ही करिए आप। ये नहीं कि वो इलेक्ट्रीशियन आए, उसने तो जो हमारे यहाँ खरीदने आते हैं ना, वो क्या भैया 20 एमसीबी दे दीजिए 20 वॉट की, वो ट्रिप ही नहीं कर रही है। आपका पर्पस क्या है? वो तो आपने मेन स्विच, एमसीबी की जगह मेन स्विच लगा दिया, तो नहीं थिंग। और एमसीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो नया सेगमेंट है, जो नए लोग आ रहे हैं वो तो अभी एलसीबी लगा रहे हैं। लेकिन घर में अभी देखिए, कल का अभी किसी ने पढ़ा होगा न्यूज, छाबड़ा वाले जो है उनके घर में आग लगी है। इलेक्ट्रिकल का खुद उनका इतना बड़ा काम था, आज न्यूज पढ़ी आप लोगों ने, उनके घर में आग लग गई। क्या है कि कैलकुलेशन नहीं है, उन्होंने शॉप पे बैठे हैं, उन्होंने बता दिया कि जाओ उसके, मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, बना के आओ। क्यों गई लाइट? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर इसका ध्यान देने की जरूरत है, और हमें ये भी देखना होगा कि कितने वाट का हम एलईडी लाइट लगा रहे हैं, बल्ब लगा रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं। मैंने पूरा रिसर्च किया कि कैसे बिजली बचाई जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, हम आपके बाद फिर आएंगे। Thank you. और हम बात करेंगे अनिल जी से। अनिल जी, हमने पूरी प्लानिंग कर लिया, प्लाट भी खरीद लिया, ड्राइंग भी बनवा लिया, वास्तु का भी ध्यान लिया, आस्था जी ने दीमक की भी व्यवस्था कर दी, सुमित जी से प्लाई ले लिया, शिवानी जी ने पूरी डिजाइन, ड्राइंग, इंटीरियर की जिम्मेदारी संभाल ली, और विनीत जी ने और इन्होंने एसी भी इलेक्ट्रिक लगा दिया। अब बात आएगी कंस्ट्रक्शन की। हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट, सरिया, तो कौन सा सीमेंट होना चाहिए, क्या सरिया होनी चाहिए, ये शायद हम मिस्त्री से पूछ के नहीं कर सकते हैं। ये क्या रोल होता है एक मकान बनाने में, एक प्रोजेक्ट को तैयार करने में? नमस्कार और BCL परिवार का धन्यवाद। बेसिकली ये पर्पस कंस्ट्रक्शन का एक बेसिक जो बोन होता है, लाइक किसी भी इंसान का स्टेमिना होता है, दैट यू से दैट कि कंस्ट्रक्शन में एक सरिया और सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम आप किस बजट में जा रहे हैं, कितना आपका स्ट्रक्चर का लोड है, या आप किस सरिया को प्रेफर करते हैं। अभी आप मार्केट में देखेंगे लोग मैक्सिमम टाइम, जैसे लाइक जो आपका टाटा की सरिया है, लोग अवॉइड करते हैं ड्यू टू उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है। लोग जो बोलते हैं यार मैं 12 mm का सरिया टाटा का भी लगा रहा हूँ, 12 mm का सरिया मैं किसी XYZ ब्रांड का भी लगा सकता हूँ, मेरी कॉस्टिंग अराउंड 40% वो हो रही है। पर सरिया का रोल ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ या वो मजबूती या आई वुड से दैट की MM से सरिया आपको डिफाइन करते हैं। जब आपका भूकंप आता है तो वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना टेंसाइल है, वो उस पर डिपेंड करता है। और कई बार क्या होता है कि आर्किटेक्ट लोग
सर हमारे जो सरिया सजेस्ट करते हैं, पर जो ऑन द ग्राउंड होता है वो अगर 20 mm का सरिया सजेस्ट कर रहे हैं तो ग्राउंड पे आते आते वो सर 12 या 16 mm रह जाता है। और लोगों का ये कहना था यार मैंने सरिया बहुत लगाई है, मैं तो 25 mm लगाई, समटाइम लोग 25 mm भी लगाते हैं, पर वो आपका 25 mm डिपेंड ये करता है कि आपकी वर्कमैनशिप कैसी है और आपने सरिया कैसे बांधी है। ये नहीं कि आपने एंड टू एंड लेंथ आपने डाल दिया, उसमें कनेक्टिविटी नहीं है जॉइंट्स पे, तो भूकंप आने पे वो कोई बेनिफिट नहीं। 20 mm आप लगाते हैं या आप ब्रिक लगा देते हो, आई थिंक ब्रिक लगाते ज़्यादा बेनिफिट है, कॉस्ट तो सेव होती है आपकी। और दूसरा, कंस्ट्रक्शन कभी भी शुरू होता है तो 2-3 मायनों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। जरा फर्स्ट थिंग इज कि हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है। इन्हीं से जो इंडिविजुअल लोग अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरुआत करते हैं, लेकर चलते हैं मुझे 40 लाख 1 करोड़ या 2 करोड़ मेरा प्रोजेक्ट फिनिश करना है, एट अ टाइम वो फिनिश होने जाता है, एक तो टाइम फ्रेम हम वो लैप्स कर जाते हैं क्योंकि उन्हें वो ट्रस्टवर्दी बंदे नहीं मिलते। सपोज इन केस उन्हें कारपेंटर चाहिए या उन्हें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, उन्हें प्लम्बर चाहिए या उन्हें XYZ को भी बंदा चाहिए, दे स्टार्ट लुकिंग सर्चिंग एंड वी हैव लाइक वुड से अगर मेरे पास प्लम्बर आज के डेट में, दे आर वर्किंग फ्रॉम द लास्ट जब से हमारी कंपनी फॉर्म हुई है। तो हमारे पास एक ट्रस्टफुल एक टीम है जिसमें हम वर्क करते हैं, तो हम टाइम फ्रेम के अंदर प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं। सेकंड थिंग एक आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में। अगर आज की डेट में जीरो पेड में हमारी कॉस्टिंग केस हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं 1 करोड़, तो एंड डेट में भी जाके वो कॉस्टिंग हमारी 1 करोड़ ही होनी चाहिए। इन केस वी आर फ्लक्चुएटिंग और वी आर डेविएटिंग फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, वो टाइमली हमें डिस्कस करना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ कि सर ये रीजंस हैं, इस रीजन से हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट एनी डेडिकेटेड फंड आप प्रोजेक्ट को कभी भी वाइंड अप नहीं कर सकते हैं। एंड में क्या होता है कि इनिशियली आप मतलब स्ट्रक्चर में बहुत सरिया लगाते हैं लाइक DPC VPC में, जब उन्हें रियलाइज होता है कि यार मेरा 50 लाख तो मेरा DPC और बेसमेंट में चला गया, नाउ वी नीड टू फिनिश 2 more फ्लोर। तो उस है मेरे पास एग्जांपल्स काफ़ी हैं। दे स्टार्ट द वेंडिंग द प्रोजेक्ट की नहीं फटाफट फिनिश करते हैं, मेरा प्रोजेक्ट का 1 CR आता है, 50 लाख तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर में लगा दिया 2 फ्लोर, अब मैं वाइंड अप कैसे करूँ। दैन डे क्या करते हैं कि फिर सरिया ऊपर लोकल जाते हैं या फिर टाइल्स में करते हैं या प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दे पाते। तो इसके लिए प्रॉपर बजट एलोकेशन एक कंस्ट्रक्शन टीम ही आपकी दे सकती है कि ये ड्यूरेशन के साथ हम इस सेगमेंट को इस प्रोडक्ट को हम अप्लाई करेंगे और इस बेसिस पर हम फिनिश करेंगे। दैट सेकंड थिंग टाइमली हमने फिनिश किया, सेकंड प्रोडक्शन। और एक थर्ड थिंग आती है वर्कमैनशिप। कहीं ना कहीं आपने हर जगह किसी घर में जाते होंगे, आप देखते होंगे मेन सर शिखर सर कि जो उन्होंने प्लान दिया था, जो उनका प्रपोज था या जो उनका विजन था वो मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे रूफ कहीं पे कास्ट की है तो उसमें इतना डैम्प आ जाता है या सीलन आ रही होती है डैम्पनेस, वो सब चीज़ों को ड्यूरेशन और काम होने के बाद पता चलता है, जब तक आप उस स्टेज को पार कर चुके होते हैं। तो एक वर्कमैनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने के लिए। That again I'm telling 3 C's, 1 is timing, 2nd is cost and 3rd is your workmanship। तो एक कंस्ट्रक्शन टीम हमेशा आपके साथ एक मुझे मानना लेके चलना चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट सेव भी होता है। थैंक यू सर। शिवानी जी, पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है जी सर। जो हमारे ग्राहक हैं घर का सपना देख रहे हैं, जो हमारा आज का विषय है BCL का कि घर से सपनों के घर तक का सफर, जी वो सफर आखिरी दौर में है और अब बारी है इंटीरियर की। अब बारी है इंटीरियर की। इंटीरियर सबसे लास्ट इसका सेगमेंट होता है घर कंस्ट्रक्शन होने के बाद, बनने के बाद। और इंटीरियर में इसलिए इंटीरियर डिजाइनर्स को हायर किया जाता है कि आप स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। आपको छोटे छोटे स्पेस को यूटिलाइज करना होता है कि कोई भी स्पेस हमारा एरिया जो है वेस्ट ना जाए, तो उसको यूटिलाइज करना, प्रॉपर लाइटनिंग देना और नेचुरल लाइट का सोर्स भी देखना, और उसके साथ ग्रीन बेल्ट हम कितनी दे रहे हैं, हम ग्रीनरी किस तरीके से लगा रहे हैं, हम क्या चीज कहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, वो हम लोग को देखना बहुत जरूरी होता है। इंटीरियर का सेगमेंट सुंदरता, मतलब घर को जितना पैसा लगाइए उतना इंटीरियर आपका अच्छा होगा। नहीं, पैसे के साथ साथ आपने उसकी पूरी प्लानिंग की जो बात कही, हाँ, लेकिन मैं अपने घर का खुद का इंटीरियर करता था। अब 5 साल हर साल तोड़ फोड़ करता था, हर साल पैसा लगाता था, फिर ये दीवार यहाँ तोड़ के यहाँ लगानी है, फिर ये विंडो यहाँ नहीं होगी, फिर वहां होगी, वो पूरी प्लानिंग करता था। लेकिन 5 साल बाद ये समझ में आया कि प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनर जो पढ़ के इंटीरियर डिजाइनर हुआ है, प्लानिंग के साथ आया है, उससे कराया, तो मुझे लगा कि इस बार बड़ा अच्छा हुआ है। डेफिनेटली सर। अब हम बात करेंगे सर्वेश जी से प्लाट लेने से लेकर के
पूरा मकान बन के तैयार हो गया। जो पीछे आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत सी मकान है, ये बन के तैयार है। शायद हमारा आप सबका ये सपना होता है। क्योंकि कोई भी चीज के लिए मकान ले रहे हैं या कोई भी चीज ले रहे हैं, वहां धन की या हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, और बैंक आपको 2 फैक्टर्स पे लोन दे रहा होता है। पहली तो मैं बात करूंगा कि आपके नियत और आपकी हैसियत। सेकंड फैक्टर मैं बाद में आऊंगा कि प्रॉपर्टी क्या देखते हैं या जो आपका एसेट होता है। तो बेसिक आपने सुना होगा हर आदमी का कि भाई सिविल चेक कराओ, मेरा सिविल चेक करो कि मेरा सिविल स्कोर क्या है। सिविल होता है आपकी नियत देखने के लिए कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। जितना हाई आपका सिविल स्कोर है, बैंक के हिसाब से आपकी पैसे देने की नियत उतनी अच्छी है। क्यों खराब होता है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कई बार अनइंटेंशनल आपका हो जाता है, कुछ वजह आ जाए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बस आपको हम बेसिक बता रहे। सेकंड बात करते हैं हम हैसियत की। देखिए, हैसियत में हर आदमी की हैसियत अलग है, सबकी इनकम अलग होती है, सबके उस हिसाब से कितना लोन उठा सकते हैं वो अलग होता है। अगर हम एक बेसिक कैलकुलेशन माने, बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन, हम ये कहते हैं कि एक इंसान जो 100 रुपए महीने का कमा रहा है वो 60 रुपए से ज्यादा की किश्त नहीं भर सकता, क्योंकि उसको अपना घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। आप सारा जो भी कमा रहे हो महीने को वो आप सारी किश्तों में नहीं भर सकते हो। तो हम सैलरीड की बात करते हैं तो उनकी तो तनख्वाह आ रही है, उस तनख्वाह का 60% आप ले सकते हो कि इतने की किश्त बन सकती है। बिजनेस क्लास में जैसे हम लोग हैं, हमारे ITR होते हैं, ITR को आप भाग 12 कर देते हैं तो महीने की इनकम निकल आती है, उसका 60% ये हमारी किश्त बन जाती है कि ये किश्त है। अब हाउसिंग में हम बात करते हैं तो आज के जो रेट चल रहे हैं उसमें रिवर्स कैलकुलेशन माने तो आप मान के चलो 15 साल के लोन के लिए तकरीबन 1 लाख का 1,000 रुपए का किश्त बनता है। सो किसी की लाख रुपए की अगर इनकम मंथली है तो इसका मतलब अगर वो 60 लाख का लोन ले रहा है तो 60,000 रुपए की किश्त उसकी 15 साल के लिए लोन के लिए है। अब यही टेन्योर में बढ़ा के 20 साल कर लो तो वो 60 का 65 लाख हो जाएगा। यही टेन्योर में 10 साल कर लो तो वो 60 का 52 या 53 लाख ही रह जाएगा जो लोन उसका बन सकता है। तो पहली चीज तो ये होती है कि मैं कितना लोन उठा सकता हूं, क्योंकि मेरी अगली कैलकुलेशन उसके ऊपर आएगी मेरे पास खुद के फंड्स कितने हैं और फिर मुझे लोन कितना मिल सकता है। क्योंकि इस लोन से मुझे मकान खरीदना है अगर मैं बना बनाया ले रहा हूं, और मुझे उसका इंटीरियर्स भी कराना है, या अगर मैं प्लॉट खरीद रहा हूं तो मैं प्लॉट खरीदूंगा, प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कराऊंगा तो वो पैसा प्लस जो इंटीरियर्स कराऊंगा वो मुझे इसी में ही लेके आना है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जनरली आपने कई बार देखा होगा, आपके कोई मित्र होंगे, रिलेटिव्स होंगे कि मकान बनाया है, आधा मकान कंप्लीट हो गया, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया, उसके बाद उनका काम रुका पड़ा है क्योंकि फंड्स खत्म हो गए उनके पास। हुआ ये कि उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की, बड़ा प्लॉट लिया या बड़ी डिजाइनिंग 2 मंजिल 3 मंजिल का शुरू से स्टार्ट कर दिया, लेकिन फंड्स पता लगा 1.5 मंजिल 2 मंजिल तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गए। अब उतने में रह रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि अगले 5 साल बाद जब और फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो हम ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें कभी भी प्लानिंग से पहले देखना पड़ता है कि मेरे पास फंड्स कितने हैं और मेरी एलिजिबिलिटी लोन के लिए कितनी है, ताकि हमें मालूम हो कि मैं जहां भी मकान लेने जा रहा हूं वो मेरी कितनी सीमा है, मैं कहां तक का लोन उठा सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। यानी आप अपने घर का अगर सपना देख रहे हैं तो आपके बजट के हिसाब से ये BCL का कार्यक्रम का जो उद्देश्य भी यही था। आमतौर पर जैसे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, अगर सर्वेश जी के पास कोई आता है तो सर्वेश जी कहते हैं हम तो प्लाट आपको दे रहे हैं, वो कहता है मुझे अपना घर का सपना कैसे पूरा करना है, तो इन्होंने तो कह दिया भाई प्लाट ले लीजिए बाकी आप देख लो। शिखर जी के पास कोई पहुंचता है तो कहते हैं शिखर जी कि भाई ठीक है आप प्लाट लेके आना, तब मेरे पास आना, तब नक्शा बनाएंगे। आंचल जी कह रही हैं कि भाई हम आपके घर के जो वास्तु की बात है ये तो तब तय होगी कि आप प्लाट कहां लेके आ रहे हो। कहने का मतलब ये पूरी टीम है, ये डिपेंड करती है कि आप प्लाट लेकर के या इंडिविजुअली अगर हमारा कोई ग्राहक किसी से कोई बात करता है, शिवानी जी के पास कोई पहुंचता है तो शिवानी जी कहती हैं आप ले लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, मेरे पास आइए, तब हम आपके घर की इंटीरियर करेंगे। अब हवा में तो कर नहीं देंगे, लेकिन BCL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर जो भी हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो ग्राहक हैं जो अपने घर का सपना देख रहे हैं वो किसी से भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी पावर टीम है। किसी को प्लाट चाहिए, अगर शिखर जी से पूछते हैं तो उनको वो प्लाट दिला देंगे कि भाई सर्वेश जी से आप बात कर लीजिए। विनीत जी से कोई बात करता है तो वो सबको, कहने का मतलब अगर आपने प्लाट खरीद लिया है
तो उसको प्लानिंग के लिए पूरी टीम तैयार है। यानी एक वो पावर टीम हमारे बीच में मौजूद है जो आपके घर के सपने को पूरा कर सकती है, वो भी लोन दिलाने तक के। अब हम लोग अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे। उससे पहले चूंकि हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, इन्हें आज अभी तुरंत फैजाबाद जाना है और समय बहुत कम है आपके पास। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित श्रीवास्तव जी से, कृपया स्टेज पे सर को लेके आएं। सर पिछले 40 वर्षों से प्रत्येक शनिवार को अयोध्या में जाकर दर्शन करते हैं और यहाँ के बाद दर्शन करने ही जा रहे हैं, तो आपको ये बीसीएल परिवार की तरफ से छोटा सा प्रतीक चिन्ह। बीसीएल का ये मेरा पहला अनुभव है। किसी की भी जीवन में सबसे बड़ी चीज मेरे दृष्टिकोण से सुकून होता है। हर व्यक्ति 4 पैसा कमाने वाला, 4 लाख कमाने वाला, 4 करोड़ कमाने वाला, 4 अरब कमाने वाला, जैसा भी है, वो अपने जीवन में सुकून चाहता है, हर कोई। यहाँ मैंने रियलाइज किया कि यदि आप कोई भी काम करो, अगर सिस्टम से करोगे, सिस्टमेटिक ढंग से करोगे, काम भी अच्छा होगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी, तो सुकून अपने आप मेंटेन होगी। उमाशंकर जी, मैं आपको बताऊं, शायद कोई विश्वास भी न करे, अभी मैं जब इधर आया था तो मैंने आप लोगों से कहा कि मैं आप लोगों का नंबर आपसे कांटेक्ट करूंगा। अयोध्या और लखनऊ मिलाकर के मैं इस समय 9वें मकान में हूं और कोई किराए का मकान नहीं सर। गांव, अयोध्या और यहां आपाधापी में जिस प्रोफेशन में हम लोग थे उसमें सुकून ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, और सारा काम आपाधापी में हुआ है। अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। एक दिन मैं अपने बेटे से चर्चा कर रहा था, यार मजा नहीं आ रहा है, देखो दूसरा कोई मकान यकीनन मैं बता रहा हूं। तो मैं उमाशंकर जी आप लोगों का नंबर ले लूंगा। हो सकता है कि नवा मकान ही परफेक्ट हो जाए और ये जो आप लोग जो बैठे हैं अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग, मास्टर लोग, आपसे कम से कम मैंने तो सीखा यार कि कोई भी काम करो तो सिस्टम से करो, सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो आप भी सुकून में रहोगे और परिवार भी सुकून में रहेगा। मकान ही नहीं, जीवन में कोई भी काम अगर सुकून से आप करते हो, सिस्टम से करते हो, तो आपको सफलता भी मिलेगी और आनंद भी आएगा। हम लोग जिस प्रोफेशन में थे उसमें सुकून के अलावा बाकी सब कुछ था। तो मैंने आज ये सीखा है। अब ये कब तक मैं इसको संजो के रख पाता हूँ अलग की बात है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि बीसीएल ने आज मुझको एक सीख दी है कि काम यार सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोग बचपन में एक चर्चा और करते थे कि जिस रेस्टोरेंट को या जिस फिल्म को परिवार पकड़ लेता था वो रेस्टोरेंट भी सफल होता था और पिक्चर भी सफल होती थी। वैसे बीसीएल ने कॉमन मैन के जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी तरफ गौर किया है आप लोगों ने, तो बीसीएल भी सफल होना है और बीसीएल के लोग भी सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अयोध्या जी का ही रहने वाला हूं और सैटरडे को मैं चला जाता हूं। सैटरडे संडे रहता हूं, मंडे को वापस आ जाता हूं। तो इनका आदेश हुआ कि नहीं भाई आपको आज नहीं जाना है, लेट जाना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लेट चले जाएंगे। छोटे भाई का आदेश, कल को घर में जाएंगे तो चाय भी नहीं पूछेगा
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।